बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के जो रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स हैं 6 से लेकर 10 तक, आज हम उन न्यूमेरिकल्स को जब वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो किए हुए हैं, तो उन वीडियोस का जो लिंक है, उन लेक्चर्स का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दिया गया है। तो आप पहले उन 5 न्यूमेरिकल्स को वो जाकर देखें, फिर उसके बाद जो है वो आप ये नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप देखेंगे। और इसके साथ हमने जो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 उस चैप्टर के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका लिंक भी जब वो आपको नीचे बॉक्स के अंदर जब वो मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर अगर आपने उन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो आप जब उन चैप्टर का न्यूमेरिकल जब वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अ स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। कहता है आपके पास एक स्टीयरिंग है, ठीक है, गाड़ी का, और उस गाड़ी के स्टीयरिंग का रेडियस आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। मालूम ये करना है कि उस स्टीयरिंग पे जब आप फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन का कपल फोर्स, तो उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है। यानी कि सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की है कि जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील है, इस स्टीयरिंग व्हील का आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब आप इस स्टीयरिंग के दोनों एंड्स पे एक पॉइंट फ़र्ज करें यहाँ पे ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट फ़र्ज करें यहाँ पर है बी पॉइंट। आप इन दोनों पॉइंट से पकड़ के आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाते हैं। और कितना फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स होगा कपल फोर्स जो कि 50 न्यूटन ए पॉइंट पे और 50 न्यूटन जो है वो बी पॉइंट पे। यानी कि दोनों पॉइंट्स पे जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं इसको F1 बोल दूं, इसको F2 बोल दूं, तो मैं कह सकता हूं कि F1 और F2 दोनों कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। तो अगर ये फोर्स जो है वो F1 है, ये फोर्स हमारे पास F2 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू सिंपल F। दोनों को मैं एक ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसी फोर्सेस हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही नाम दे दिया F, और वो कितना हुआ 50 न्यूटन। ये बात क्लियर होगी। अब टॉर्क हमने मालूम करना है ड्यू टू कपल। तो जो टॉर्क का जो फार्मूला होता है, कपल की मदद से जो टॉर्क बनता है, उसका जो फार्मूला हमारी बुक में अवेलेबल है वो होता है टॉ इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है। इसमें F फोर्स को ज़ाहिर कर रहा है, कपल फोर्स को, और ए बी जो है ये मूवमेंट आर्म को शो कर रहा है। दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये उस डिस्टेंस को, मूवमेंट आर्म को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और हमारे केस में ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। तो बी से लेकर ए तक कितना डिस्टेंस होगा, रेडियस हम जानते हैं 16 सेंटीमीटर, तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल हमारे पास कितना बन गया, ए बी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो मूवमेंट आर्म है बिटवीन द टू फोर्सेस, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा 32 सेंटीमीटर। तो ये 32 सेंटीमीटर बेसिकली क्या है, ए बी है, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। ये मैंने सारा आपको सिनेरियो समझा दिया है इस न्यूमेरिकल के रिलेटेड। अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। डायग्राम ज़रूरी नहीं है बनाना, न्यूमेरिकल में डायग्राम ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर आप बना दें तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, ताकि आपको ये फार्मूला जो हमने यूज़ करना है न्यूमेरिकल में, आपको पता होगा उस फार्मूले के अंदर जो क्वांटिटीज़ हमें जिस शक्ल में दी हुई हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो मैंने ये पहले आपको डायग्राम जब समझा दी है।
अब हम डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, डाटा के अंदर हमें एक कपल फोर्स गिवन है, कपल फोर्स इज इक्वल्स टू, उसको मैं सिंपल एफ कह देता हूं, ठीक है। ये जो एफ है ये हमारी कपल फोर्स है जो कि सिंपल एफ को ज़ाहिर कर रही है, और ये हमारे पास कितनी है, ये है जी 50 न्यूटन। उसके बाद हमें दिया हुआ है जी रेडियस ऑफ द स्टीयरिंग, रेडियस, ठीक है जी। तो R इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब 16 सेंटीमीटर आपने यूज़ नहीं करना, आपने मीटर में यूज़ करना है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट या वो क्या कर सकते हैं, मीटर में लिख दें, 10 की पावर -2 मीटर। तो ये रेडियस आपका किस शक्ल में आ गया, 16 इंटू 10 की पावर -2 मीटर की शक्ल में आ गया। अब हमें तो इस फार्मूले में देखें, अगर आप देखें तो रेडियस नहीं है, तो ए बी है मूवमेंट आर्म, तो हम ये भी ए बी निकाल कर रख लेते हैं पहले ही। तो मूवमेंट आर्म जो हमें चाहिए, मूवमेंट आर्म इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू, और कितना है वो 32 सेंटीमीटर बना था ना, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 32 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को भी आप मीटर में ले जाओ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 32 इंटू 10 की पावर -2। जस्ट प्रीफिक्स ख़त्म करते हैं और वो हमारा जो आंसर है वो रिक्वायर्ड यूनिट में आ जाता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आप सेंटी ख़त्म करोगे तो हमारा यूनिट मीटर में चेंज हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आउट, फाइंड करना है हमने टॉर्क, फाइंड करना है हमने टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू सवालिया निशान, ठीक है जी। तो मैं इसके नीचे हल्का सा छोटा सा लिख देता हूँ कपल, यानी कपल की मदद से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमने मालूम करना है। तो ये जो टॉर्क का फार्मूला है ये ड्यू टू कपल है। तो अब हम यही फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो फार्मूला हमारे पास है टाउ इज इक्वल्स टू एफ दैट इज कपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मूवमेंट आर्म ए बी, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे बेसिकली मूवमेंट आर्म को ज़ाहिर कर रहा है, फोर्स कपल फोर्स को ज़ाहिर कर रही है। इसके लिए इसके नीचे जब वो छोटा सा करके लिख दे तो बेहतर होगा, ना भी लिखेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लिख दे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब टॉर्क मालूम करना है तो जस्ट आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें कि टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ कपल वाला इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह पर आ जाएगा बेटा 50 और मल्टीप्लाई बाय ए बी की जगह पर कौन आएगा 32 सेंटीमीटर, 32 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। 16 ना यूज़ कर लेना, 16 तो हमें सिर्फ रेडियस दिया हुआ था, हमें तो ए बी चाहिए था, इसलिए ए बी को हम क्या कर देंगे 16 को डबल कर देंगे तो 32 सेंटीमीटर बन जाएगा। ओके जी, ये अब हमारे पास आ गई है जी वैल्यूज़। अब आप इसने जस्ट आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो टॉर्क ड्यू टू कपल इज इक्वल्स टू, अब आप इस कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करोगे तो बेटा जवाब हमारे पास आएगा 16 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 7 है कि अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, कि आपके पास एक पिक्चर फ्रेम है, ठीक है जी, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। तो ये एक पिक्चर फ्रेम है, इसको आपने 2 वर्टिकल स्ट्रिंग से आपने इसको हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। अब इन रस्सियों में जो टेंशन कहता है प्रोड्यूस हो रहा है, एक रस्सी में 3.8 न्यूटन का फोर्स पैदा हो रहा है और दूसरे में 4.4 न्यूटन का फोर्स पैदा हो रहा है। सो फाइंड आउट द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो आपने इस पिक्चर का जो वो वेट मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं कि डाटा में हमें गिवन क्या है। तो अगर आप गौर से देखें तो डाटा में सिर्फ हमें 2 चीज़ें गिवन है, मतलब
टेंशन्स जो इस रस्सी में, दोनों रस्सियों में टेंशन का फोर्स पैदा हो रहा है, वो टेंशन का फोर्स हमें गिवन है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी एक रस्सी में जो फोर्स बन रहा है टेंशन, उसको हम T1 बोल देते हैं और दूसरी रस्सी में टेंशन का फोर्स T2 बोल देते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें एक T1 गिवन है जो कि 3.8 न्यूटन है और दूसरी रस्सी में जो टेंशन है वो हमारे पास है जी 4.4 न्यूटन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, सो टू फाइंड करेंगे हम वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, कि इस पिक्चर का वेट कितना है। ठीक है, तो वेट मालूम करते हैं, उसके बाद जो फार्मूला है वो कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो फार्मूला, अब देखें यहाँ पर जो फार्मूला बेसिकली यूज़ होगा, कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा इक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि ये पिक्चर जो है दीवार के साथ ऐसे लटकी हुई है, तो जब भी कोई भी या पिक्चर को दीवार पे आप हैंग करते हो तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, रेस्ट में होती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम की दो शक्लें होती हैं, कौन कौन सी, या तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आपको दिखाई देगा, या वो ऑब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे केस में बॉडी जब वो रेस्ट में है, तस्वीर लटकी हुई है रेस्ट में, तो यहाँ पे जब वो रेस्ट वाला जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे यूज़ होगा। खैर, तो इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट कब होता है, जब उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो चुका होता है। ठीक है, फिर से तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब इसमें देखें कि इस पिक्चर के ऊपर, ये पिक्चर ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो आंसर है टोटल 3 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, 2 अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन की शक्ल में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की शक्ल में, तो टोटल 3 फोर्सेस लग रही हैं। अब इन तीनों फोर्सेस का सम कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है आपने। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अब इन तीनों फोर्सेस का जो सम है वो आपको ज़ीरो रखना है। तो फार्मूला भी हमने यही इस्तेमाल करना है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फार्मूला हम जो इस्तेमाल करने लगे हैं वो ये है कि सम, ये वाला जो सिंबल है ये समीशन के लिए यूज़ होता है। समीशन मतलब तमाम चीज़ों को ऐड करना। ठीक है, तो इसका मतलब सम करना है। अब किस चीज़ का सम करना है, तमाम फोर्सेस का, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, इसको पढ़ने का तरीका, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, सिग्मा एफ से मुराद है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और तमाम फोर्सेस का सम कैसा होना चाहिए, इज इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तमाम फोर्सेस का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद अगर आप गौर से देखें कि इस पूरी डायग्राम के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो 3 लग रही हैं, और वो तीनों फोर्सेस किस एक्सिस के अलोंग लग रही हैं। अगर सोचें, क्या ये तीनों फोर्सेस ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लग रही हैं, आंसर है नो। ये तीनों फोर्सेस ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लग रही हैं, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग लग रही हैं। अगर आप इसको साइड पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं, जैसे ये इधर हमारे पास वाई होता है, इधर हमारे पास एक्स होता है, तो अब ये तमाम फोर्सेस, यानी कि ये वाली 2 फोर्स ऊपर की तरफ और ये वाली फोर्स नीचे की तरफ, यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस फार्मूले में मज़ीद ऐड करूँगा सिग्मा एफ, लेकिन ये तमाम फोर्सेस किस एक्सिस के अलोंग लग रही हैं, वाई एक्सिस, इसलिए मैं नीचे वाई लिख दूंगा। समझ आई ये स्टेप, ये फार्मूला कैसे बना है। ठीक है, सो सम ऑफ, इसको पढ़ने का तरीका, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कि तमाम फोर्सेस का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। बस अब हम
इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इस बॉडी का वेट मालूम कर लेते हैं इस पिक्चर का। ओके, अब इस फार्मूले को मज़ीद मैं ओपन करता हूँ कि तमाम फोर्सेस जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनका सम ले लो। ठीक है जी, एक T1 है, एक T2 है और एक W है, इन तीनों का मैं सम ले लेता हूँ। और ये रहा जी सम, वेट प्लस T1 प्लस T2। ठीक है जी, तीनों फोर्सेस W, T1 और T2 इनका मैंने क्या ले लिया, इनका मैंने सम ले लिया। और ये सम किसके बराबर है, ये सम है 0 के बराबर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अब तीनों का सम हमने ले लिया। अब चूंकि हमने वेट मालूम करना है तो वेट को एक तरफ कर दें और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दें, तो आपके पास जो वेट है वो इस पिक्चर का आ जाएगा। लेकिन एक और बात, अगर आप गौर से देखो कि ये भी वेट प्लस में है, T1 प्लस में है, T2 प्लस में है। अगर मैं इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो सोचें जवाब 0 आएगा, तो जवाब 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, देखें ना, तीन चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं और वो ऐड होके 0 बना सकती हैं, तो आंसर है नो। एक ही सूरत है कि वो 0 बना सकती हैं, इन तीनों में से किसी को तो नेगेटिव होना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। अगर मैं देखो ना 5 + 5 + 5 ऐड करता चला जाऊं तो तीनों 5 का जो सम है वो तो 0 के बराबर तो नहीं आएगा, वो तो 15 आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे अगर कुछ चीज़ों को ऐड करके जवाब 0 लेकर आना है तो उन चीज़ों में से चंद एक चीज़ें कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, तो ही आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो अब यही बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ऐसा सोचें कि हम तीनों को ऐड कर रहे हो, हमारे पास तो सम तो 0 तो नहीं आएगा। ठीक हो गया, इसीलिए सम को 0 रखने के लिए इनमें से कुछ चीज़ें, कुछ क्वांटिटीज़ इन तीनों में से वो नेगेटिव होंगी। अब नेगेटिव किसको लेना है वो ज़रा देखें इसी पिक्चर के ऊपर। अब देखें कि इसके ऊपर अगर आप जाते हैं ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव वाई होता है, अगर आप नीचे आते हैं तो ये नेगेटिव वाई है। ठीक है, अगर आप सोचें कि ये दोनों फोर्सेस T1 और T2, मुझे ज़रा देख के बताओ इस ग्राफ की मदद से कि T1 और T2 किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई की तरफ है कि नेगेटिव वाई की तरफ है। T1 और T2 की डायरेक्शन, तो आंसर है वो पॉजिटिव वाई की तरफ है। ठीक है, और वेट आपका कैसा है, वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव वाई की तरफ है। ठीक हो गया, तो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो उसको आप नेगेटिव ले लो और जो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको आप पॉजिटिव ले लो आसानी के लिए। अदरवाइज आप ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं, नीचे वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस ग्राफ का एहतराम करते हुए हम क्या करेंगे, जो इस ओरिजिन से नीचे है वो नेगेटिव वाई में शुमार होंगे, जो इस ओरिजिन से ऊपर है वो पॉजिटिव में शुमार होंगे। तो जो T1 और T2 है ये किधर है, ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए इन दोनों को आप पॉजिटिव रखें। और जो वेट है वो चूंकि डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड में कौन है, नेगेटिव वाई है, इसलिए वेट को आप कैसा मान कर चलें, नेगेटिव मान कर चलते हैं। ठीक हो गया, इसीलिए मैं इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंज करने लगा हूं, -W मैंने कर दिया। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर हो गया। बस यही इसमें एक मेन बात है समझने वाली। और अब हमारा जो सवाल है वो मुश्किल नहीं रहा। अब आप क्या करें, इस वेट को चूँकि नेगेटिव है उठाकर राइट साइड पे ले जाओ, तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा T1 + T2 = W। ठीक है, तो जो W वेट जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। लो जी, वेट एक तरफ हो गया, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ होगी, क्योंकि हमको वेट ही मालूम करना था। तो अब T1 और T2 की वैल्यू आपको गिवन है 3.8 और 4.4, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास वेट आ जाएगा। सो वेट = अच्छा, मैं T1 + T2 = W लिख दूं या W को उठा के इधर लिख दूं या इसको उठा के इधर लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है ना, यानी कि अगर A = B कर दूं या B = A कर दूं, बात एक ही है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं ऐसे अगर इसको लिख दूं, और वेट = T1 + T2। ठीक है, इसी स्टेप के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये ज़रा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ, तो ये ऐसे लिख देता हूँ। तो वेट हमारे पास आएगा
T1 हमारे पास है 3.8 न्यूटन प्लस T2 हमारे पास है 4.4 न्यूटन। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 8 और 4 12, 4 तो 3 7 और 1 8, तो 8.2 न्यूटन। ठीक है, तो वेट चूँकि एक फोर्स है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8। 2 blocks of masses 5 kilogram and 3 kilogram are suspended by the 2 strings as shown. Find the tension in each string. अब क्वेश्चन ये है, आपके पास एक डायग्राम आपको दी हुई है उन्होंने, और इसमें पूछा हुआ है कि इसमें 2 रस्सियां हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक के साथ 5 किलोग्राम बॉडी बंधी हुई है और ये दूसरी बॉडी है 3 किलोग्राम की। अब हमने मालूम ये करना है कि ये जो रस्सी है इसमें टेंशन कितना पैदा हो रहा है, जिसको मैंने T1 बोल दिया है, और ये जो रस्सी है इसमें टेंशन कितनी पैदा हो रही है, इसको मैंने T2 बोल दिया है। ठीक है, अब हमें दोनों टेंशन्स को मालूम करना है और हमें गिवन है दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैस। तो पहले हम गिवन डाटा में लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो ये 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम को मैं M1 बोल देता हूँ और इसको मैं M2 बोल देता हूँ, डजंट मैटर। तो M1 इज़ इक्वल्स टू 3 किलोग्राम। ठीक है जी, और M2 जो है M2 इज़ इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। अच्छा, उसके साथ ही ना इनके वेट भी पहले निकाल कर रख लें। ठीक है, वेट ही हमने इस्तेमाल करना है, इसलिए पहले इनके दोनों के ना वेट्स आप निकाल कर रख लें। तो M1 का वेट हम कैसे निकालेंगे, M1 के वेट को आप बोल दें W1 और M2 के वेट को बोल दें W2। तो M1 का वेट W1 और ये बराबर होगा M1G। ठीक है, और इसी तरह जो M2 है इसका वेट होगा W2 इज इक्वल्स टू M2G। तो यूँ इन दोनों के वेट्स निकाल कर रख लेते हैं, और M1 3 है और G हमारे पास हम जानते हैं वो 10 होता है। अगर आप लिखना चाहें इसको भी आप ऐड कर सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, तो वेट हमारे पास होगा, वेट किसके बराबर होगा, M1 3 है, G की वैल्यू 10 है, और ये वेट हमारे पास आ जाएगा कितना, वेट इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ओके, उसके बाद जो W2 है वो हम निकालेंगे, M2 5 है और G की वैल्यू 10 है, और W2 हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन। ओके, so the weight of the first body that is 3 kilogram is 30 Newton and the weight of the second body that is 5 kilogram has 50 Newton weight. Okay, अब हमने मालूम करना है जी टेंशन। so to find out, फाइंड करते हैं टेंशन्स। टेंशन हमने मालूम करनी है, that is T1 और T2। क्योंकि ये 2 अलग अलग रस्सियां हैं इसलिए इनमें टेंशन भी अलग अलग होगा। अगर एक ही रस्सी होती तो टेंशन एक ही उस पूरी रस्सी में रहती, ये बात याद रखिएगा। जैसे आपने एडवुड मशीन में वो 2 आर्टिकल्स पढ़े, 2 केसेस। ठीक है, खैर, तो इसमें हमने ये मालूम करना है। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो बड़ा आसान है। यानी कि हम जानते हैं कि अगर हम एक सिंगल रस्सी के साथ किसी चीज़ को लटकाते हैं, बांध देते हैं उसको, तो उस रस्सी में टेंशन कितना पैदा होगा, जितना उसके साथ वो जो ऑब्जेक्ट है वो लटका होगा उसका वेट जितना होगा। ठीक है, अगर 10 किलोग्राम की बॉडी जो है वो इस रस्सी के साथ बंधी हुई है तो 10 किलोग्राम वाली बॉडी का वेट कितना होगा, 100 न्यूटन। तो रस्सी में फोर्स कितना पैदा होगा, 100 न्यूटन। ठीक है, और अगर 20 न्यूटन वाली बॉडी रस्सी के साथ लटकी हुई है तो उस रस्सी में टेंशन कितना पैदा होगा, 20 न्यूटन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। यानी कि टेंशन जो है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, जो उसके साथ जो वेट बांध दिया होता है या लटक रहा होता है उस वेट के बराबर होती है वो टेंशन।
तो लिहाजा जो फार्मूला है वो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो फार्मूला बेसिकली बेटा हमारे पास होगा टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम कि टेंशन कैसे निकालोगे, उस रस्सी के साथ जो वेट बंधा हुआ होगा तो वो हमारी टेंशन होगी। इसलिए मैंने पहले ही वेट जब वो निकाल कर रख लिए ताकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, अब उसके बाद एक और चीज़ आपको समझना है कि जब लफ्ज़ टेंशन का हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है। तो याद रखिएगा, जब हम रस्सी को तन देते हैं, तनी हुई रस्सी जो होती है उसमें टेंशन होगा। अगर मैंने रस्सी को ऐसे पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड मैंने ऐसे खुली छोड़ दी हुई है, ठीक है, तो रस्सी ढीली ढाली होगी, ठीक है, तो उस ढीली ढाली रस्सी के अंदर टेंशन नहीं होगा। अगर मैं रस्सी को पकड़ कर दोनों सिरों से उसको पकड़ लूँ, खींचूँ, तो रस्सी तन जाएगी। उस तनी हुई रस्सी में हम बोलेंगे अब टेंशन पैदा हो गई है, ठीक है। फिर से जब रस्सी के दोनों सिरों से मैं पकड़ूंगा, खींचूंगा, तो उसमें रस्सी में टेंशन पैदा होगी। अगर मैं एक सिरे को छोड़ दूंगा तो रस्सी में वो जो तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब टेंशन ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा। रस्सी के साथ हमने वेट को लटका दिया, रस्सी में टेंशन पैदा होगी, रस्सी से वेट हटा दिया तो रस्सी में टेंशन ज़ीरो हो गई। ये बात याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब हम पहले निकालते हैं टेंशन 1। अब टेंशन 1 जो है उसके साथ सिर्फ ये वाला वेट लटक रहा है, सस्पेंडेड है। टेंशन 1 के जो रस्सी है, ठीक है, ये वाली रस्सी, इस रस्सी के साथ जो वेट लटक रहा है वो कौन सा है, वो है 3 किलोग्राम, ना कि 5 किलोग्राम, ठीक है। तो लिहाजा जो रस्सी के साथ वेट लटक रहा होगा, हम उस लटकते हुए वेट को हम टेंशन के बराबर लिखेंगे। तो पहली रस्सी में जो वेट सस्पेंडेड है, जो लटक रहा है, वो आपका 3 किलोग्राम वाली बॉडी है। इसका जो वेट होगा ना पहली बॉडी का, इसका वेट इस रस्सी के टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो वेट है ना, ऊपर वाला जो बॉडी है, ये ऊपर वाली बॉडी इस रस्सी के लिए सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे मैंने एक रस्सी को पकड़ा हुआ तो ये सपोर्ट है, और दूसरी बॉडी को मैंने ऐसे उसके साथ लटका दिया, तो ये जो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ ये उस रस्सी की सपोर्टिंग का काम करेगी, ठीक है। और अब मैं इस रस्सी से जो भी चीज़ बांधूंगा, लटकाऊंगा, तो उस बॉडी, लटकती हुई बॉडी का जो वेट होगा ना, वो इस रस्सी में टेंशन पैदा करेगा। तो ये वाली बॉडी जो है 5 किलोग्राम वाली बॉडी, ये पहली रस्सी के लिए सपोर्ट का काम कर रही है, और ये बॉडी 3 किलोग्राम वाली बॉडी इसके साथ लटक रही है रस्सी के साथ। तो लिहाजा इस बॉडी का जो वेट होगा वो टेंशन 1 के बराबर होगा। तो अब हम टेंशन 1 निकालते हैं कि टेंशन 1 किसके बराबर होगी। फार्मूला हमारे पास ये वाला होगा। इस फार्मूले को मैं ज़रा सिंबॉलिकली लिखता हूँ कि टेंशन 1 इज इक्वल्स टू वेट। लेकिन कौन से वाला वेट, ये इसको हमने वेट का नाम दिया था W1। इसका वेट हमारे पास क्या था, W1, और इसका वेट हमारे पास क्या था, W2, ठीक है। तो टेंशन 1 जो है वो W1 के बराबर होगी, इसलिए मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बस हम क्या करेंगे, W1 हमने पहले निकाल कर रखा हुआ है, वो 30 न्यूटन। तो लिहाजा T1 किसके बराबर होगा, तो T1 बराबर होगा 30 न्यूटन के। हाँ जी, तो ये आ गई हमारे पास पहली रस्सी में पैदा होने वाली टेंशन। यानी कि ये वाली जो रस्सी है इसमें कितना फोर्स पैदा हो रहा है, जितना इसके साथ बॉडी लटक रही है, सस्पेंडेड है, और वो है 30 न्यूटन। तो लिहाजा इसमें टेंशन भी कितना होगा, 30 न्यूटन होगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे टेंशन 2। अब टेंशन 2 जो है, अगर आप इसको गौर से देखो, रस्सी जो दूसरी रस्सी है, इसका जो सपोर्टिंग पॉइंट कौन सा, वो ये सपोर्टिंग पॉइंट है। अब ये जो रस्सी है इसके साथ कौन सा वेट लटक रहा है, कौन सी बॉडी लटक रही है, तो आंसर है ये वाली बॉडी भी और ये वाली बॉडी भी।
ये दोनों बॉडीज जो हैं इसके साथ लटक रही हैं। इस बॉडी के साथ, इस रस्सी के ऊपर, इस रस्सी के साथ सिर्फ ये वाली बॉडी लटक रही थी, लेकिन ये वाली रस्सी क्या समझेगी, ये वाली रस्सी सोच रही होगी कि शायद मेरे साथ ये दो ऑब्जेक्ट्स लटक रहे हैं, सस्पेंडेड हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो ये वाली रस्सी में जो टेंशन होगा वो इन दोनों बॉडीज के वेट के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली रस्सी इन दोनों का वेट फील करेगी और ये वाली रस्सी सिर्फ इसका वेट फील करेगी। तो लिहाजा टेंशन 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के वेट्स को हम ऐड कर देंगे और इन दोनों का जो वेट होगा वो बेसिकली टेंशन T2 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यानी कि ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, ये दोनों मैसेज, ये दोनों वेट कंट्रीब्यूट करेंगे किसके लिए, टेंशन 2 निकालने के लिए। ओके, तो अब हम टेंशन 2 निकालते हैं। तो टेंशन 2 बेटा हमारे पास होगी, टेंशन 2 फार्मूला यही है, टेंशन बराबर है वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन अब यहाँ पर वेट कौन से, अब 2 वेट हैं जो कि 2 बॉडी इस रस्सी के साथ लटक रही हैं। तो जितने भी, अगर आप एक और बॉडी लटका दोगे तो उसका भी जो वेट है वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन 2 हमारे पास बराबर होगी पहली बॉडी का वेट प्लस सेकंड बॉडी का वेट। तो अब हमारे पास जो टेंशन 2 है वो बराबर होगी, पहली बॉडी का वेट हम निकाल चुके हैं 30 है, दूसरी बॉडी का वेट 50 है। तो लिहाजा जो टेंशन 2 होगी वो हमारे पास 80 न्यूटन के बराबर होगी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं, which is second last numerical of this chapter. The statement is, a nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. यानी कि एक हमारे पास नट है, उसको हमने टाइट करना है। ठीक है, और जो हमने स्पैनर यूज़ किया उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो उस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर को यूज़ करते हुए हमने जब 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो नट जब वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। फिर आगे क्या कहता है जी, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड, कि अब लेंथ स्पैनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स, कि उसी नट को आपने अब 150 न्यूटन की फोर्स से उसको आपने लूज करना है, उसको खोलना है आपने। यानी एक बार उसको टाइट करना है और फिर आपने उसी नट को फोर्स लगाकर खोल लेना है। तो बताना ये है कि आपको उसी नट को खोलने के लिए कितना लंबा स्पैनर चाहिए होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ये देखिए डायग्राम मैंने बनाई है, ये हमारे पास नट है, इस नट को पहले आपने टाइट कर दिया। ठीक है, और जो टाइट किया उसके लिए आपने जो स्पैनर यूज़ किया वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इस्तेमाल किया और फोर्स लगाई आपने 200 न्यूटन की। अब आपने इसी नट को जब वो खोलना है कितनी फोर्स के साथ, 150 न्यूटन फोर्स के साथ। तो बताना ये कि अब आपको कितना लंबा स्पैनर रिक्वायर्ड होगा, चाहिए होगा। ठीक है जी, तो पहले हम डाटा लिखते हैं, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद जब वो समझते हैं और इसको हल करते हैं। तो आपको फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन, मैं इसको लिख देता हूँ F1 इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो टाइट करने के लिए, इस नट को टाइट करने के लिए जो स्पैनर हमने यूज़ किया उसकी लेंथ हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं बोल देता हूँ L1 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, फ़ौरन ही इसको मीटर में ले जाओ। जब भी आपको किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह इस तरह में मिले हो ना, उसको फ़ौरन ही आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया करना है। ठीक है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को यूज़ नहीं करना था, हमने मीटर को इस्तेमाल करना होता है। ओके, अब आप इसको 10 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो कैसे करोगे, जस्ट आप सेंटी को ख़त्म कर दोगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 एज इट इज़ इंटू 10 रेज पावर -2। चले मैं इसको आगे लिख देता हूँ नीचे करके थोड़ा सा, कि L1 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर।
ठीक है जी, ये मीटर में हमारे पास आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि इसी नट को आपने खोलना है और फोर्स आपने कितनी लगाई है 150 न्यूटन। ये जो दूसरी फोर्स है ना, इसको मैं बोल देता हूँ F2 बेटा, ठीक है। ये हमारे पास है जी F2 न्यूटन। तो मालूम क्या करना हमने, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड, कि उसी नट को खोलने के लिए आपको स्पैनर कितना लंबा रिक्वायर्ड होगा। तो फाइंड करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस स्पैनर, इसको मैं बोल देता हूँ L2। L1 गिवन है पहले, इसको आप L2 कह दें। तो ये हमने मालूम करना है। अब इसमें जो फार्मूला है ना, वो कौन सा इस्तेमाल होगा, फार्मूला जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे, एक कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वाला। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या था कि जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उतना ही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर दें तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसी नट को हम खोल लेंगे, ठीक है। ओके, तो जो फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको मैं जाहिर कर देता हूं यहां पर τ1 से, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं जाहिर कर देता हूं τ2 से, ठीक है जी। टाउ ये इसका सिंबल होता है टॉर्क का। तो टॉर्क 1 बराबर है टॉर्क 2। टॉर्क 1 क्लॉकवाइज टॉर्क को शो कर रहा है और ये वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को शो कर रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और टॉर्क जो होता है उसका हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था कि टॉर्क का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये टॉर्क का फार्मूला है। अब जो टॉर्क τ1 है उसकी जगह पर हम लिख देंगे F मल्टीप्लाई बाय L और जो टॉर्क 2 है उसकी जगह पर भी हम लिख देंगे F मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म L। तो अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फार्मूला लगाने से पहले मैं दोबारा फिर एक बार डाटा आपको बता देता हूँ। F1 वो फोर्स है जिसकी मदद से हमने नट को टाइट किया था, कितना लंबा स्पैनर यूज़ करते हुए 10 सेंटीमीटर। तो L1 जो है ये बेसिकली मूवमेंट आर्म है, लेकिन मूवमेंट आर्म बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ पे आप फोर्स लगाते हो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इसका, और फोर्स आप जो वो इस पॉइंट पे लगाओगे, ठीक है, इसके कॉर्नर पे। तो इस लाइन से लेकर इस पॉइंट तक का दरमियानी फासला क्या होता है, मूवमेंट आर्म होता है। और यही मूवमेंट आर्म जो है बेसिकली इस स्पैनर की लेंथ को डिस्क्राइब करता है। यानी कि मूवमेंट आर्म हमारे इस केस में वो क्या होगा, बेसिकली लेंथ ऑफ द स्पैनर होगी, ठीक है जी। तो L1 से मुराद है जो हमने पहला स्पैनर यूज़ किया था ना टाइट करने के लिए, उसकी लेंथ है L1 और फोर्स हमने कितनी लगाई थी 200 न्यूटन की, ठीक हो गया। अब हमने इसी नट को आपने खोलना है, कितनी फोर्स लगाकर 150 न्यूटन फोर्स लगाकर। तो बताना ये है कि हम अब कितना लंबा स्पैनर यूज़ करेंगे, यानी कि मूवमेंट आर्म मालूम करना है L2 जी। डाटा का समझ आ गया कि डाटा हमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, हमने क्या बताना है। ओके जी, तो फार्मूला आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का कॉन्सेप्ट होना। वो कैसे होगा वो देखें। जब हम नट को टाइट करते हैं, देखें मैं जब उसको टाइट करूंगा ऐसे घुमाऊंगा ऐसे, तो ये नट, ये जो स्पैनर है ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। टाइट करते वक्त आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और पकड़ के इसको ऐसे घुमाएंगे। तो ये जो रोटेशन है ये कौन सी है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। तो
जो स्पैनर है ये एक बार कैसे मूव करेगा, एक बार जो है वो ऐसे मूव करेगा, और ये जो रोटेशन है ये कौन सी है, क्लॉक वाइज। CW मतलब क्लॉक वाइज, ठीक है। और जब हम नट को खोलेंगे तो अब मैंने इसको स्पैनर को अब जब खोलना है तो क्या करूंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, स्पैनर को मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है, इधर फोर्स लगाऊंगा। टाइट करने के लिए मैं इधर फोर्स लगाऊंगा और खोलने के लिए मैं उधर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो खोलने के लिए मैं फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक हो गया। तो एक बार इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेंगे टाइट करने के लिए, और एक बार इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेंगे खोलने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये दोनों टॉर्क्स कैसे होंगे, ये इक्विलिब्रियम दोनों बराबर होंगे, क्योंकि नट को कैसा रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है। तो इसलिए दोनों टॉर्क का मजमुआ, दोनों टॉर्क का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब दोनों टॉर्क्स आपस में ये बराबर होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसलिए मैंने फार्मूले के अंदर दोनों टॉर्क्स को मैंने क्या कर दिया है, बराबर रख दिया है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है वो नट। ओके जी, तो अब हम टॉर्क 1 जो है इसकी जगह पे हम लगाएंगे F मल्टीप्लाई बाई L, और इसकी जगह पे हम लगाएंगे F मल्टीप्लाई बाई L। लेकिन टाउ 1 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे F1 L1, और टाउ 2 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे F2 L2। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने मालूम क्या करना था, F1 और L1, F1 और L1 ये गिवन है, F2 ये भी गिवन है, और L2 ये हमने मालूम करना है। तो अब L2 को एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूले की शक्ल बन जाएगी, ये F2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल्स टू L2। लो जी, अब आप इसमें सारी वैल्यूज बेटा पुट कर दो, हमारे पास डायरेक्ट आंसर किसका आ जाएगा, L2 का आ जाएगा। और L2 बेसिकली कौन है इस न्यूमेरिकल में, तो L2 हमारा वो स्पैनर की लेंथ है। खोलने के लिए हमें कितना लंबा स्पैनर चाहिए, ये L2 वो डिस्क्राइब करता है। तो F1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 200 मल्टीप्लाई बाई L1 की जगह पर आएगा ये 10 सेंटीमीटर नहीं यूज़ करना, सेंटी भी साथ में यूज़ करना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय F2 कितना है, वो हमारे पास 150 न्यूटन थी, और ये बराबर किसके, L2 के, इसलिए मैं L2 को इधर लिख देता हूँ L2, ठीक है जी। अब आप इन सब को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.133, और यूनिट होगा स्पैनर की लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है, बुक में सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो वो भी हमारा आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर L2 इज इक्वल्स टू 0.133, या ये बराबर है 0.133 मीटर, या बराबर है ये 13.33 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10। द स्टेटमेंट इज a block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying a force at the other end of the bar? यानी कि क्वेश्चन है, ये आपके डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इस डायग्राम में ये इसका सेंटर है, जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो इस बार और इस बार की जो लंबाई है वो आपको दी हुई है 1 मीटर, ठीक है जी। आप इसको बड़े ध्यान से समझना, ये आसान है, न्यूमेरिकल आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 9 के अंदर कॉन्सेप्ट सीखा था, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पुराना ही है, घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। तो 1 मीटर लॉन्ग ये जो बार है इसकी आपको लंबाई दी हुई है 1 मीटर। उसके बाद सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर
20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट इस बार पर लटकाया गया है जिसका मैस है जी 10 किलोग्राम। ठीक हो गया? ओके, यानी कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये हमारे पास एक बार है और इस बार का ये वाला सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक तरफ फर्ज करें यहाँ पे करके, यहाँ पे एक बॉडी को लटकाया गया है। ठीक हो गया? अब जब बॉडी को हम यहाँ पे लटकाएंगे तो बॉडी के वेट की वजह से ये बार ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है? अब ये बार ऐसे ना करे तो इस बार को यहीं पर बैलेंस रखने के लिए आपको दूसरी तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है? फिर से कि ये हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग बार है और इस बार के सेंटर से एक तरफ 20 सेंटीमीटर दूर एक बॉडी को जिसका मैस 10 किलोग्राम है वो लटकाया गया। जब हम यहाँ पर बॉडी को लटकाएंगे तो ये बार क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है? अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आपको उसने पूछा है कि इस बार के दूसरे एंड पर आप कितनी फोर्स लगाएं कि आपकी जो बार है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ये फोर्स हमने मालूम करनी है कि इस दूसरे एंड पर सेंटर से दूसरे एंड पर कितनी फोर्स लगाएं कि ये जो बार है ये क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया जी? तो अब इसको ज़रा आपने ध्यान से सोचना है। तो मुझे यहाँ पे एक फोर्स लगानी है नीचे की तरफ जिसको मैं बोल देता हूँ बेटा F। ये मुझे मालूम करनी है। अब सिचुएशन आपको समझ आ गई है? ठीक है? डायग्राम आपको मैंने समझा दी है कि डायग्राम में दिया क्या हुआ है और पूछा क्या हुआ है। अब डाटा निकालते हैं कि डाटा में हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें तो ये एक लेंथ ऑफ द बार ये हमें गिवन है, इसको मैं सिंपल लेंथ लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ बार इसको मैं लिखता हूँ 1 मीटर। ओके, उसके बाद हमें एक 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मैस गिवन है जिसका मैस 10 किलोग्राम है। मैं इसको बोल देता हूँ मैस M। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे डाटा को ऐसे लिखता हूँ, लेकिन आपने जब वो डाटा सारा ऐसे नीचे आना है। ठीक है ना? हाँ, तो मैस 10 किलोग्राम। अब इस मैस का वेट भी निकाल कर रख लेते हैं क्योंकि मैं वेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर 10 किलोग्राम की बॉडी है उसका वेट कितना होगा? उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वेट आ जाएगा W = mg। ठीक है ना? इसका वेट कैसे निकालोगे? W = mg। तो m कितना है? 10, g कितना है? 10, तो वेट कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। यानी कि इस बॉडी का जो वेट है वो है जी 100 न्यूटन और इसके वेट चलिए रखिए सिंपल वेट बोल लेते हैं। तो मैस 10 किलोग्राम है और वेट कितना है? 100 न्यूटन। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमें और क्या गिवन है? और हमें गिवन है ये 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को मैं क्या बोलूँगा? तो 20 सेंटीमीटर बेसिकली अगर आपको दोबारा आए डायग्राम की तरफ, ये वाली सिचुएशन थी, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो मैंने ये 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लटकाया हुआ है। अगर आप सोचें, मुझे बताओ कि 10 सेंटीमीटर लटकाने से ये बार ऐसे रोटेट करेगी तो इसकी ये जो रोटेशन है ये ऐसे होगी। ठीक है? इसकी जो रोटेशन है ये ऐसे होगी, यूँ ऐसे। ये रोटेशन बताएं मुझे सोच के, इधर से देख के बताओ कि ये रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। यानी कि इस बार में 10 किलोग्राम का मास लटकाने पर इस बार के अंदर एक टॉर्क पैदा हो जाएगा। और कौन से वाला टॉर्क है? ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा। ठीक है? तो इस क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी। जब ये वाली फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इस बार की रोटेशन कैसी हो जाएगी? ये बार ऐसे मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है?
यहाँ पे जो मैस लटक रहा था वो इसको क्लॉकवाइज में मूव करवाना चाहता है, और इधर जो फोर्स मैंने लगानी है वो इस बार को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहती है। तो यानी कि एक तरफ क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है। तो ये दोनों टॉर्क अगर बराबर हो गए तो ये बार, ये लकड़ी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो जो टॉर्क है वो आपको पता होना चाहिए। जो टॉर्क है उसका फार्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय L। टॉर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय L। ठीक हो गया, यानी कि एक टॉर्क ये वाली बॉडी जो हमें लटकाई हुई है ये प्रोड्यूस करेगी, और एक टॉर्क ये वाली फोर्स जो हम खुद से लगाएंगे इस एंड पर, वो एक टॉर्क पैदा करेगा। इसके टॉर्क को हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसके टॉर्क को हम बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसका भी फार्मूला यही होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसका भी यही वाला फार्मूला होगा। ठीक हो गया, अब मैं इस फार्मूले को ही डाटा की शक्ल में लिखने लगा हूं। ये वाला जो फोर्स है जिसका जो कि मैस है 10 किलोग्राम और वेट है 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन की फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर वो है क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये वाली फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, तो मैं इसको चले डायग्राम में मैं इसको लिख देता हूँ। ये फोर्स ऐसे एक्ट करेगी, ये वाली फोर्स, और ये होगी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और ये वाला जो मैस है जिसका वेट 100 न्यूटन है और 100 न्यूटन फोर्स है, और ये वाली फोर्स इस बार को ऐसे रोटेट करेगी और ये ऐसे रोटेट करेगी, और ये है क्लॉकवाइज। अच्छा, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है उसको कितनी फोर्स पैदा कर रही है, 100 न्यूटन, और मूवमेंट आर्म कितना होगा, ये है जी मूवमेंट आर्म 20 सेंटीमीटर बेसिकली क्या होगा, मूवमेंट आर्म होगा। और इस मूवमेंट आर्म को मैं लिख देता हूं यहाँ पे L1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर बराबर होगा 20 और सेंटी को ख़त्म कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 मीटर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो क्लॉकवाइज वाली चीज़ें हैं उसका मैंने डाटा यहाँ पे लिख दिया। क्लॉकवाइज के लिए ये हमें एक बन गया मूवमेंट आर्म, और ये बन गई फोर्स, तो ये मैंने फोर्स भी लिख दी और मूवमेंट आर्म भी लिख दिया। अब जो एंटी क्लॉकवाइज वाला सिचुएशन है इसमें हमें ये फोर्स मालूम करनी है, और इस फोर्स का मूवमेंट आर्म कितना होगा। मूवमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां पे आपने फोर्स लगाई है उसका दरमियानी फासला, डिस्टेंस। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर, और यहाँ पे आपने फोर्स लगाई है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा मूवमेंट आर्म। अब ये मूवमेंट आर्म कितना है, इसके लिए आपको इसकी लंबाई पता है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इसकी लंबाई है, तो इसको हाफ कर दो। यस, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला बन गया, और ये वाली फोर्स, तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर इस फोर्स तक का वो कितना होगा, 1 को आप हाफ कर दो यानी कि 0.5 मीटर। तो ये जो 0.5 मीटर आया है ये मूवमेंट आर्म आया है इस फोर्स का, इसलिए मैं इसके मूवमेंट आर्म को लिख देता हूं L2 इज इक्वल्स टू, वो कितना होगा 0.5 मीटर। ठीक है ना, 1 का हाफ कितना होगा 0.5। देखिए ये वाली सारी सिचुएशन यही वाली है। इसमें हमने स्पैनर यूज़ किया था, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बार आ गई हमारे पास। एक बार जब वो क्लॉकवाइज में मूव करना चाहती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना चाहती है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दोनों टॉर्क को हमें बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वाला इस्तेमाल करेंगे। ये वाला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं। अब इसमें लगाना है टू फाइंड, हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने मालूम ये करना है ये फोर्स हमें कितनी लगानी पड़ेगी दूसरे एंड पर, ये हमने फोर्स मालूम करनी है। और फार्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क।
तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको मैं बोल देता हूँ टाउ 1 और इसको मैं बोल देता हूँ टाउ 2। बिल्कुल सेम यही वाला प्रोसेस, ठीक है। अब टॉर्क 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई बाई L इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर भी मैं लिख सकता हूँ F मल्टीप्लाई बाई L। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ज़रा गौर से देखिए, जो टाउ 1 है वो क्लॉकवाइज टॉर्क है और टाउ 2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क ये वाली है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, और एंटी क्लॉकवाइज ये वाली सिचुएशन है हमारे पास। तो F1 मल्टीप्लाई बाई L, F1 फोर्स कितनी है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क में जो फोर्स है वो बेसिकली कौन है, जो हमने वेट लटकाया हुआ है, और वो कितना है 100 न्यूटन। इसीलिए मैं इसको F1 को ना लिखते हुए मैं यहाँ पे बेटा क्या लिखता हूँ, W लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे इस केस में जो फोर्स लटक रही है वो जो कि वज़न की शक्ल में है, वेट की शक्ल में, इसलिए मैंने इसको वेट लिख दिया F की जगह पर। ठीक हो गया। और ये वाला L कौन सा होगा, ये वाला मूवमेंट आर्म 20 सेंटीमीटर, मैं इसको बोला हुआ, मैंने L1 बोला हुआ, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ L1, और ये फिर L जो है वो इसको मैं लिखता हूँ L2। ओके जी। अब इस पूरी फार्मूले में W आपको गिवन है वेट, L1 गिवन है, L2 ये भी गिवन है, F मालूम करनी है। F क्या है, ये वो फोर्स है ना जो कि यहाँ पे लगाने से ये बार क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो F को एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो, तो L2 जो है वो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया जी बेटा डिवाइड, और ऊपर क्या बचेगा, वेट मल्टीप्लाई बाय L1। अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो आपके पास फोर्स इज इक्वल्स टू, वेट हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय L1 कितना है 20 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय L2 कितना है 0.5। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप, और जवाब हमारे पास आएगा 40 न्यूटन। सारे न्यूमेरिकल जो है वो हमारे इस चैप्टर के क्लियर हो गए। अब पहले की तरह अब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी नोट कर लें, ठीक है। तो उसको नोट करें और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा न्यूमेरिकल जो ज़्यादा बार पेपर में रिपीट हो चुका है। वो है न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 2 से लेकर 6 तक। ये न्यूमेरिकल जहाँ वो ज़्यादातर रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।